मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज। मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे यशराज फिल्म के कर्ता धर्ता व इसके सब कुछ यश चोपड़ा की। यश चोपड़ा 80 वर्ष की आयु में परलोक सिधार गए। उनका जन्म 1932 में लाहौर में हुआ था। यशराज चोपड़ा को किंग ऑफ रोमांस भी कहा जाता है। उन्होंने पर्दे पर प्रेम की एक अलग ही परिभाषा गढ़ी। जी हाँ, प्रेम की परिभाषा इस तरह से कि प्रेम कभी छुपता नहीं है, प्रेम कभी कम नहीं होता है, और प्रेम यदि एक बार हो गया तो वो लगातार बना ही रहता है। यूं तो यश चोपड़ा शुरुआती दौर में इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन माँ ने कहा कि बेटा इंजीनियर नहीं बनना है, फिल्मकार ही बनना है तुम्हें। और जब माँ ने उन्हें निर्देश दिया तो वे अपने बड़े भाई बलदेव राज चोपड़ा के साथ फिल्म निर्माण के कार्य में लग गए एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर रूप में उन्होंने काम किया। और पहली फिल्म डायरेक्ट की उन्होंने 1959 में धूल का फूल निर्देशित की। धूल का फिल्म चूँकि बिहार फिल्म्स का एक जोनर होता था कि सामाजिक फिल्में ही बनाया करते थे वे, तो धूल का फूल निर्देशित की। उसके बाद 1961 में धर्मपुत्र बनाई और 1965 में वक्त आई। वक्त आते आते वे निर्देशन के कार्य में मंझ गए थे और वक्त में उन्होंने मल्टी स्टारर फिल्म थी, कई हीरो को इसमें लिया। इसमें मुख्य भूमिका बलराज साहनी की थी, राजेंद्र कुमार थे, राजकुमार थे, कई हीरो हीरोइन थे इसमें। इसी बीच होता क्या है कि बलदेव राज को ये कहीं से पता चलता है, उनके बड़े भाई को, कि यश चोपड़ा मुमताज़ से प्रेम करते हैं। वे मुमताज़ से लगाव रखते थे शुरुआती दौर में, और कई बार ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने कहा कि मोटी मान भी जाओ शादी के लिए। यश चोपड़ा ने कई बार प्रपोज किया मुमताज़ को, लेकिन मुमताज़ शायद किसी वजह से नहीं मानी। और अंततः यश चोपड़ा, और इस मामले में किस्सा भी है कि यश चोपड़ा की यह बात जब बिहार को पता लगी तो वे मुमताज़ के घर तक चले गए इस शादी के प्रस्ताव को लेकर। अपने भाई के लिए इतना प्रेम रखते थे बिहार चोपड़ा, लेकिन हुआ नहीं, विवाह नहीं हुआ। और फिर दिल्ली में एक बार इनकी पारिवारिक मित्र के यहाँ मुलाकात हुई और पामेला चोपड़ा को यश चोपड़ा ने पसंद किया और अरेंज मैरिज हो गई यश चोपड़ा की पामेला चोपड़ा के साथ। उनकी पत्नी खुद गायिका थी और लेखिका भी थी, गीत वगैरह भी लिखती थी, और फिल्म निर्माण में सतत यश चोपड़ा की सहायता करा करती थी। इसी बीच ये हुआ कि धूल का फूल, धर्मपुत्र और वक्त हिट हो गई, तो यश चोपड़ा के मन में आया कि क्यों ना एक अपनी खुद की फिल्म कंपनी बनाई जाए। और बात ये थी कि यश चोपड़ा का बी आर चोपड़ा के बैनर में कुछ थोड़ा सा आज़ादी या कहें क्रिएटिविटी को लेकर के कुछ इशू थे। यश चोपड़ा चूँकि प्रेम के चितेरे थे, इसलिए वो प्रेम में डूबी हुई फिल्में बनाना पसंद करते थे। और बी आर चोपड़ा का जोनर जो था सामाजिक बिंदुओं, सामाजिक विषयों पर फिल्म बनाते थे। तो यहाँ से वे विवाह के बाद, पामेला चोपड़ा के आने के बाद बी आर से अलग हो गए। हालांकि इस बारे में कई कुछ लिखा गया है कि बी आर चोपड़ा इससे बहुत दुखी हुए अपने भाई से, और चूँकि भाई इतना सिद्धहस्त हो चुका था फिल्म निर्माण में, तो बी आर फिल्म्स को इससे झटका भी लगा। लेकिन ये सब चीज़ें चलती है जीवन में। यश चोपड़ा कुल मिला के अलग हो गए। और 1963 में सबसे पहली फिल्म जो उन्होंने बनाने की सोची अपने डिस्ट्रीब्यूटरों और जो संपर्क थे उनसे बातचीत करके, तो दाग फिल्म बनाई। और दाग में राजेश खन्ना को लिया, राखी को लिया और शर्मिला टैगोर को लिया। 1963 की बात है। और पहली ही फिल्म से ऐसा विषय लिया उन्होंने, यश चोपड़ा ने, कि जो बाद में लंबे समय तक उनके साथ चला। प्रेम का त्रिकोण बनाया इसमें उन्होंने। कुछ ऐसा होता है दाग में कि राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर का प्रेम होता है, विवाह हो जाता है, लेकिन हनीमून के दौरान ही प्रेम चोपड़ा जो होता है वो विलेन होता है इसमें। और वो
किसी तरह शर्मिला टैगोर को हानि पहुंचाना चाहता है या उनसे गलत फ़ायदा उठाना चाहता है, और यह बात आमने सामने होने पर राजेश खन्ना को पता लगती है। युद्ध होता है, झगड़ा होता है प्रेम चोपड़ा के बीच में, और राजेश खन्ना के हाथों प्रेम चोपड़ा का खून हो जाता है। यहीं से कहानी टर्न लेती है। वो राजेश खन्ना को जेल हो जाती है, आजीवन कारावास। लेकिन इसी बीच एक एक्सीडेंट होता है जिनमें कैदियों को ले जाकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। जिस तरह से उसमें एक्सीडेंट होता है, वो कैदी मर जाते हैं, और यह मान लिया जाता है कि राजेश खन्ना भी इसमें मारा गया। शर्मिला टैगोर जो होती है वो विधवा की जीवन जीती, एक बच्चा होता है उनका, और राजेश खन्ना जो होता है वो उस एक्सीडेंट में बच जाता है और नाम बदल कर कहीं और रहता है और रहने भी लगता है, और इसी बीच वह राखी से विवाह भी कर लेता है। वहाँ भी एक बच्चा होता है उसका। और बाद में एक इंस्पेक्टर को ये पता लगता है कि ये तो वही कैदी है जो आजीवन कारावास का है, तो उसमें फिर वापस पकड़ा जाता है और मुकदमेबाजी चलती है। और उसमें अब देखिए दुविधा बताई है, प्रेम की दुविधा कि एक तरफ तो एक पूर्व ब्याहता पत्नी है, उसका एक बेटा है, एक अपना जीवन चलाने के लिए या भागने के बाद जेल से बचने के लिए विवाह करता है एक धनी महिला से, उससे भी उसको एक बेटा होता है। तो दो महिलाएं और एक पुरुष के बीच जिस तरह का त्रिकोण होता है, और प्रेम की भाषा का जिस तरह से चित्रण किया है इसमें, वो अद्वितीय था। और राजेश खन्ना के लिए भी एक रिस्क थी इस तरह की फिल्म में काम करने की, लेकिन फिल्म चूँकि यश चोपड़ा ने बड़े मन से बनाई थी और ये सुपर डुपर हिट हो जाती है। इसके गाने भी किशोर कुमार ने गाए हैं राजेश खन्ना के लिए कि मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, इस तरह के गाने, और ये फिल्म हिट हो जाती है। चल पड़ती है राजेश खन्ना वगैरह की तो चलती ही है, लेकिन यश चोपड़ा भी धीरे धीरे इससे आगे बढ़ते हैं। और दाग के बाद जो फिल्में बनाई उसकी सूची कुछ इस तरह से है कि 1975 में उन्होंने वक्त की नब्ज पकड़ी और दीवार बनाई। दीवार में अमिताभ बच्चन को कास्ट किया, शशि कपूर को कास्ट किया, और इसमें अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन की इमेज बिल्ड की। या थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट किया उन्होंने। प्रेम तो अपनी जगह है, लेकिन एक एंग्री यंग मैन या समाज में विरोध आक्रोश किस तरह से प्रकट करता था युवा तबका, वो भूमिका इनको अमिताभ बच्चन को दी। शशि कपूर और इसमें निरूपा राय भी थी। तो बड़ा डायलॉग भी अच्छे लिखे गए थे। सलीम जावेद की स्क्रिप्ट थी। यश चोपड़ा से सलीम जावेद जुड़ गए थे दाग के बाद से ही, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाई। बहुत अच्छी फिल्म बनी थी। फिर 1976 में कभी कभी आ गए, फिर रोमांस पे आते हैं यश चोपड़ा। कभी कभी बनाई, कभी कभी में भी वही प्रेम त्रिकोण बताया। इसमें होता क्या है कि अमिताभ बच्चन होता है, शशि कपूर होता है इसके अंदर, और शशि कपूर के साथ अमिताभ बच्चन के साथ वहीदा रहमान होती हैं। इधर शशि कपूर के साथ राखी होती है। और यहाँ पहले प्रेम अमिताभ बच्चन का और राखी का होता है। अमिताभ बच्चन एक शायर होता है इसके अंदर। देखिए शायराना अंदाज यश चोपड़ा का सदैव से रहा है, और उन्होंने साहिर के लिखे हुए जो शायरी थी या गीत थे उनका बहुत बखूबी उपयोग कभी कभी में किया है। इसमें भी त्रिकोण बताया है कि पहले प्रेम अमिताभ बच्चन से राखी का होता है, क्योंकि परिवार की कुछ सहमति नहीं होती है तो राखी फिर मजबूरन शशि कपूर से विवाह कर लेती है। इधर अमिताभ भी वहीदा रहमान से शादी कर लेते हैं मजबूरी में। दोनों के जीवन चल रहे होते हैं, दोनों के बच्चे होते हैं, एक की लड़की एक का लड़का, और दोनों के बच्चे आपस में प्रेम में पड़ते हैं। देखिए कितना गहराई से उन्होंने प्रेम को फिर पलटा मारा। इसमें ऋषि कपूर और नीतू सिंह को रोल मिला है लड़के लड़कियों का, भी इन दोनों में प्रेम होता है। बड़े अच्छे गाने हैं कभी कभी में, साहिर के तो लिखे हुए हैं, लेकिन मस्ती भरे गीत जो हैं वो ऋषि कपूर और नीतू सिंह पे फिल्माए गए हैं। बहुत झूम के, मतलब अच्छा फिल्मों में जो शूटिंग की लोकेशन हुआ करती थी, स्विट्ज़रलैंड से बहुत प्रेम था यश चोपड़ा को, तो हरी भरी वादियों में, और बहुत अच्छी फिल्माए गए हैं। बड़ा गजब की फिल्में, और ऋषि कपूर एक से एक टी शर्ट वो स्वेटर पहन के उन्होंने गीत गाए हैं। तो अब द्वंद यहाँ बताया, यहाँ फिर प्रेम का द्वंद है। मैंने कहा ना आपसे कि यश चोपड़ा किंग ऑफ रोमांस थे। अब रोमांस तो पहले हुआ था किसी ज़माने में, अमिताभ बच्चन इस फिल्म में ही अमिताभ बच्चन और राखी के बीच में पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है। ये शाहिर का लिखा हुआ गीत मुकेश ने गाया था इसमें।
खयाम का संगीत था, तो खूब चला था उस वक्त ये गीत, और बहुत गहरे अर्थ थे इसके। तो जब अमिताभ बच्चन और राखी का प्रेम परवान चढ़ रहा होता है, फिर ब्रेक आ जाता है इसमें। ब्रेक के बाद दोनों अलग अलग जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर प्रेम के उलझे हुए प्रश्न उनके बेटे बेटियों के साथ सामने खड़े हो जाते हैं। वो पहले सुलझाना है, शशि कपूर को भी सुलझाना है, अमिताभ बच्चन को भी सुलझाना है। दोनों की पत्नियां ये भी जानती है कि इनका प्रेम पहले इनसे था, फिर बाद में इससे विवाह हुआ। तो जो कश्मकश बताई गई है, प्रेम की कश्मकश, बहुत ही उम्दा तरीके से कभी कभी में चित्रण किया गया है, और कभी कभी ऐसा भी होता है ये भी दिखाया गया है। तो ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही थी उस दौर में। और उसके बाद फिर आ जाइए काला पत्थर। काला पत्थर में क्या हुआ था कि एक चासनाना करके हमारे यहाँ कोयले की खदान है, उस खदान में एक्सीडेंट हुआ था, और कई सारे उसमें कोयला मजदूर फंस गए थे। तो उसकी पृष्ठभूमि फिल्म बनाई है, और फिल्म में अमिताभ बच्चन है, परवीन बावी है, शशि कपूर हैं, शत्रुघ्न सिन्हा है, प्रेम चोपड़ा है। ये कलाकार जो थे यश चोपड़ा के बहुत ही प्रिय कलाकारों में से रहे हैं। तो ये इसमें बहुत ही कसी हुई स्क्रिप्ट और डायलॉग इसमें सलीम जावेद ने लिखे हुए हैं। इसमें आपको अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की जो राइवलरी है, जो कई बार क्या करते थे यश चोपड़ा कि वास्तविक जीवन में जो अफवाहें चलती थी या वास्तविक जीवन में जो चर्चाएं फिल्मी गॉसिप में चला करती थी, उनको पकड़ा करते थे। अब ये पकड़ लिया था उन्होंने कि शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन में कहीं कुछ टसल सी है, तो उस टसल को पर्दे पर उन्होंने फिल्मा लिया। बड़ी गजब की फिल्म बनाई, और उनकी लड़ाई भी बिल्कुल इस तरह से टसल दिखाई है कि किसी की हार जीत नहीं होती, वहीं रोक देते हैं वो। जहाँ किसी एक कोई हार होने लगती है तो टर्न ले लेते हैं। ये बखूबी फिल्माया है। ये फिल्म भी बहुत अच्छी चली, और इस फिल्म में संगीत बहुत अच्छा था, गीत भी अच्छे थे। सर से सर के चुनरिया ये गाना था एक, और शशि कपूर भी बहुत अच्छा गाना फिल्माया गया है इसमें। तो काला पत्थर के बहुत अच्छे गीत थे इसमें, नीतू सिंह भी है, शशि कपूर भी है। तो ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई। यश चोपड़ा की फिल्मों की जो माला है उसका एक मोती यह भी था। इसके बाद आ जाइए 1981 में सिलसिला पर। काला पत्थर से सीधे यश चोपड़ा सिलसिला पर शिफ्ट कर गए। उन दिनों की बात है, 81 के आसपास की, 79-81। अमिताभ बच्चन और रेखा के प्रेम प्रसंग खूब चल रहे थे मीडिया में, फिल्मी मीडिया में, और लोग ये उम्मीद करने लगे थे कि हो सकता है जया प्रदा और अमिताभ बच्चन की जो विवाह टूट जाए इसके कारण। आकंठ डूबे हुए थे प्रेम में, ऐसा बताया जाता है। हालांकि आज तो कोई स्वीकार नहीं करता, न करते, इशारों से बातें होती है। तो होता है कि यश चोपड़ा ने इसको भी बुनाने की कोशिश करी, और इसमें भी एक प्रेम का त्रिकोण डाला। त्रिकोण कैसा कि अमिताभ बच्चन जो है वो रेखा से प्रेम करते हैं, और रेखा का विवाह उनसे न होते हुए शशि कपूर से, संजीव कुमार से हो जाता है। इधर किसी कारण से जया भादुड़ी को कोई एक समस्या पारिवारिक आ जाती है, और उससे अमिताभ बच्चन को विवाह करना पड़ता है मजबूरी में। अब देखिए, दो जोड़े हैं फिल्म में, और दो जोड़ों में वही कभी कभी वाली बात फिर रिपीट कर दी यहाँ उन्होंने। और चूंकि उस दौर में बाजार में अफवाहें गर्म थी कि अमिताभ बच्चन और रेखा का बड़ा प्रेम है, तो वो भी इसमें दिखाया है। और पूरे समय कश्मकश और प्रेम में जिस तरह से होता है, कई गाने भी हैं इसके अंदर। सिलसिला में मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, जावेद अख्तर ने लिखा है अमिताभ बच्चन की आवाज़ में। ये कहाँ आ गए हम, लता मंगेशकर जो है वो यश चोपड़ा के फिल्मों के फिल्मी गीतों की जान थी, उनके रोमांस की जान थी, और उनकी फिल्म में हमेशा लता ने ही गाने गाए हैं अधिकतर। यहाँ भी उन्होंने काफ़ी अच्छे गाने गाए हैं। सिलसिला में देखा है कि तो आप तो ये सिलसिले हुए, और फिल्मांकन तो गजब का ही किया है। और हमेशा की तरह हरे भरे खेत, पीली सरसों वाले खेत, पंजाब की कुछ शूटिंग होती थी, कुछ स्विट्जरलैंड की होती थी इनकी फिल्मों में। तो अल्टीमेट फिल्म बनाई, सिलसिला खूब चली, और उन्होंने इसको यहाँ कैश कर लिया, ऐसा कहते हैं लोग, आलोचक फिल्मी, कि भाई अमिताभ बच्चन और रेखा का जो
और जया बहादुर की जो ट्रायंगल था उसको केस कर लिया। हालांकि इस फिल्म में यश चोपड़ा पहले परवीन बाबी को लेना चाहते थे जया बहादुर की भूमिका में, लेकिन उन्होंने सोचा कि जब वास्तविक मूल्यों को इसमें दिखाना है तो जया बहादुर से अप्रोच की गई, वो फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई और फिल्म बनी, खूब बनी। इसमें अमिताभ बच्चन के पिताजी और हिंदी के बड़े कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का लिखा एक गीत भी है, होली का, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, जो अमिताभ ने गाया है, अमिताभ की आवाज़ में ये गीत है, आज भी खूब चलता है। तो इस तरह से ये फिल्म खूब चली। अब यहाँ आते आते 81 में यश चोपड़ा जो है, चूँकि अमिताभ बच्चन की उम्र भी हो गई थी, रोमांस वाली उम्र थी नहीं, तो शिफ्ट करते हैं और वे आते हैं चांदनी में ऋषि कपूर को एज ए हीरो लेते हैं। हीरोइन होती है श्रीदेवी, और एक तीसरा एंगल जो होता है विनोद खन्ना आ जाता है यहाँ पे। यहाँ भी उन्होंने किंग ऑफ रोमांस है, रोमांस दिखाया है, और फिर यहाँ पे एक एंगल डाला है, खिंचाव का एंगल डाला है। प्रेम तो है लेकिन विवाह किसी और से होता है। मतलब देखिए इनकी पिक्चर में हमेशा ये होता ही होता है। इसमें भी ऋषि कपूर और चांदनी श्रीदेवी का प्रेम होता है। प्रेम जब विवाह करने की तैयारियां कर रहे होते हैं, इसी बीच एक एक्सीडेंट होता है और वो ऋषि कपूर अपाहिज होकर बैठ जाते हैं। इस दौर में जो प्रेम का चित्रण है वो बहुत कश्मीर की वादियों में फिल्मांकन हुआ है, कश्मीर में हुआ ही हुआ है, स्विट्ज़रलैंड में भी हुआ है। तो इसमें बढ़िया स्वेटर पहना के और ऋषि कपूर और ओ मेरी चांदनी सिलसिला में, चूँकि शिवहरी आ गए थे इनके म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में, तो चांदनी में भी वही आते हैं। फिर मेरे दर्जी से मेरी जंग हो गई, आज चोली तंग हो गई, इस तरह का एक गाना डाला उसमें। बहुत ही मधुर संगीत है। शिव और हरि, जिसमें हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे और शिव शर्मा जो थे वो संतूर वादक थे। तो आपको संतूर इसमें झरने की तरह बहते हुए नजर आता है इनकी फिल्म के गीतों में। सब गीत सुपर डुपर हिट थे इसके चांदनी के। तो चांदनी में क्या होता है कि प्रेम होता है, अपाहिज हो जाता है, तो ऋषि कपूर आगे होके चाहता है कि श्रीदेवी उससे संबंध तोड़ ले, जीवन भर कैसे बिताएगी एक अपाहिज के साथ, तो वो थोड़ा फिट कर जाते हैं। इसी बीच श्रीदेवी दिल्ली चली जाती है, वहाँ उसकी नज़दीकियाँ विनोद खन्ना से होती है। विनोद खन्ना उसको प्रपोज करते हैं, फिर एक ट्रायंगल बनता है, शादी की तैयारियां होने लगती है। और इधर ऋषि कपूर ठीक हो जाता है, फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, फिर चांदनी की खोज शुरू करता है। चांदनी ओ मेरी चांदनी, एक बहुत ही गहरा और प्रेम का जो एक अंतर मन में उतर जाने वाले भाव जो होते थे वो फिल्म में हुआ करते थे। तो उसी तरह से इस फिल्म को फिल्माया गया है। और अंततः जो होता है सुखांत होता ही होता था इनकी फिल्मों में कि असल में जो हीरोइन होती है वो उसी के साथ जाती है, या वो दूसरा जो हीरो उसके जीवन में आया होता है वो खुद ही कह देता है कि भाई अब मैं तो गलत हो गया है, आप उनके साथ ही जाइए जिनसे प्रेम करती हुआ। तो कुल मिला के संदेश होता था कि प्रेम कभी मरता नहीं था, हमेशा जिंदा रहता था। और जब वो पहला प्रेम, खास करके पहला प्रेम, और वो पहला प्रेम जब सामने आता था तो वो दूसरा छूट जाता था। तो जैसा फलसफा था यश चोपड़ा का। और उसके बाद आई लम्हे 1991 में। अब लम्हे में देखिए इन्होंने थोड़ा सा अपने प्रेम के प्रकटीकरण का और आगे जाके सोच को प्रकट किया। लम्हे में एक नए हीरो को लिया, हीरोइन तो वही श्रीदेवी ही थी, लेकिन लम्हे में हीरो लिए गए अनिल कपूर और श्रीदेवी का इसमें प्रेम दिखाया गया। प्रेम कैसा है कि एक तरफा अनिल कपूर श्रीदेवी को प्रेम करने लगते हैं। एक बड़े बिजनेसमैन होते हैं राजस्थान के, जब लौट के आते हैं अमेरिका से तो उन्हें किसी गांव में ये श्रीदेवी लड़की दिखती है और उससे प्रेम करने लगते हैं। तो प्रेम एक तरफा होता है, श्रीदेवी उनको प्रेम नहीं करती है, वो किसी सुदेश बेरी नाम के एक लड़के को प्रेम करती है और उससे विवाह कर लेती है। अनिल कपूर तन्हा रह जाते हैं। लेकिन देखिए फिर यहाँ से इन्होंने टर्न दिया कहानी को, किस तरह से किस मोड़ पे टर्न देना था ये बखूबी यश चोपड़ा को आता था। उन्होंने एक एक्सीडेंट में सुदेश बेरी और श्रीदेवी को की डेथ बता दी। एक छोटी बच्ची थी, परिस्थिति बस वो अनिल कपूर के पास आ गई, उसका लालन पालन की जिम्मेदारी।
अनिल कपूर के सामने फिर से एक लड़की बड़ी होती है, श्रीदेवी। श्रीदेवी डबल रोल में होती है। तो श्रीदेवी बड़ी होती है, बड़ी होते होते जवान हो जाती है, और जब वो अनिल कपूर के व्यवहार और आपस में उनको देखती है तो वो मन ही मन उनसे प्रेम कर बैठती है। अब यहाँ बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट था कि एक लड़की का लालन पालन पिता तुल्य व्यक्ति कर रहा है, वो उसी से प्रेम करती है। अब प्रेम का प्रकटीकरण भी होता है, लेकिन अनिल कपूर पीछे हट जाते हैं कि नहीं भाई, ये तो गलत हो जाएगा, ये लड़की से कैसे विवाह करूँगा मैं, ये तो इसकी माँ से प्रेम करता था मैं। फिल्म में आगे बढ़ती है, फिल्म में धीरे धीरे लोग समझा ही देते हैं, उनकी माँ अनिल कपूर की बुआ या माँ कोई होती है, वो समझाती है कि बेटा प्रेम तो प्रेम है, विशुद्ध उम्र कहाँ देखता है प्रेम। भले तुम में 12-18 साल का अंतर हो, लेकिन लड़की प्रेम कर रही है तो तुमको स्वीकार करना चाहिए। और वो स्वीकार करता है। लम्हे जो प्यार के लम्हे हैं वो फिर आते हैं उभर के, लेकिन चूंकि ये सोच जो थी ये 1991 की सोच थी, आज से 40 साल पहले की, लोगों को बची नहीं और फिल्म चली नहीं, ये फिल्म थोड़ी सी डल हो गई थी। अब यहाँ से यश चोपड़ा के जीवन में एक नया कलाकार आता है, सब पीछे छूट जाते हैं पुराने हीरो, और 1993 में एक डर फिल्म बनाते हैं। थोड़ी हॉरर फिल्म होती है ये इनके जॉनर से थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन बनाते हैं फिल्म। अब फिल्म बनाते हैं तो इसमें शाहरुख खान को नेगेटिव रोल के लिए कास्ट करते हैं। डर की कहानी वैसी ही थी कि एक तरफा प्रेम करता है शाहरुख खान जूही चावला से, जबकि जूही चावला की विवाह उससे सनी देओल से होने लगता है। बिल्कुल साइको की तरह पीछा करता है, और इस हद तक पीछा करता है कि यदि वो हानि करेगी तो उसको मार डालेगा। सनी देओल और उनकी टसल दिखाई गई है, और अंततः फिर सनी देओल इस पूरे पिक्चर के एंड में शाहरुख खान को मार देता है और फिल्म का एंड होता है। तो ये एक अलग ही जॉनर की फिल्म थी, लेकिन शाहरुख खान की एक्टिंग और उनमें जो प्रतिभा थी उसको यश चोपड़ा ने पहचान लिया, और आगे जो फिल्में बनाने वाले थे, प्रेम वाली फिल्में, वो फिल्में बनाने के लिए उनका चयन कर लिया गया। यश चोपड़ा की खोज थे शाहरुख खान, और शाहरुख खान को लेकर के उन्होंने दिल तो है पागल है बनाई 1997 में, 2004 में वीर ज़ारा बनाई, और 2012 में जब तक है जान बनाई। तीनों ही फिल्में अच्छी चली, और ये कहिए कि शाहरुख खान के कैरियर को बनाने वाले या गॉड फादर के रूप में यश चोपड़ा को जाना जाता है। तो इस तरह से उन्होंने जब 2012 में जब तक है जान बना रहे थे, तो तभी ये घोषणा कर दी कि अब ये फिल्में अब मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा। और इसी बीच एक फिल्म आई थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो सुपर डुपर हिट हुई, लेकिन इस फिल्म का निर्देशन जो किया था वो यश चोपड़ा के लड़के आदि चोपड़ा ने किया था। प्रोड्यूसर यश चोपड़ा थे इसके। अब बिहाइंड द सीन कुछ बातें आपसे करें यश चोपड़ा जी के बारे में, कि वे अपनी माँ के कहने पर ही फिल्मी लाइन में आए थे, अन्यथा वे इंजीनियर बनना चाहते थे। स्विट्ज़रलैंड से उनकी मोहब्बत इतनी थी कि यह उनके सपनों की जगह थी। यहाँ पर उन्होंने सिलसिला, चांदनी, दिल तो पागल है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे आदि फिल्मों की शूटिंग स्विट्ज़रलैंड में ही करी। और स्विट्ज़रलैंड सरकार ने इस कारण से पूरी दुनिया में स्विट्ज़रलैंड को प्रसिद्ध करने के लिए उन्हें अपने राजकीय सम्मान भी प्रदान किया था यश चोपड़ा को। शोमैन जो थे, चूँकि इनको शोमैन तो विशेष रूप से संबोधन नहीं किया गया, लेकिन किंग ऑफ रोमांस थे या शोमैन थे यश चोपड़ा। उन्होंने अपनी मृत्यु की आहट को पहचान लिया था। जब तक है जान जब 2012 में बन रही थी, तो फिल्म के आखिरी गाने की शूटिंग के पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अब निर्देशन नहीं करेंगे। ये एक पहचान थी। और जैसे ये फिल्म पूरी हुई, उनकी डेथ हो गई। यश जी जैसे सिलसिला में संजीव कुमार के अपोजिट परवीन भाभी को रहना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने वास्तविकता दिखाने के लिए फिल्म में कुछ रियलिटी हो, जया भादुरी को कास्ट किया, और जया भादुरी भी इस फिल्म में काम करने के लिए मान गई थी। एक और चीज़ है कि यश चोपड़ा को सफ़ेद साड़ी में लिपटी अपनी हीरोइन ने बहुत ज़्यादा पसंद थी। हर फिल्म में वे चाहते थे कि रोमांस के सीन हीरोइन सफ़ेद साड़ी में करे। चांदनी में श्रीदेवी के ऊपर उन्होंने सफ़ेद साड़ी का खूब प्रयोग किया। हर रोमांटिक सीन में सफ़ेद साड़ी पहनाई,
इसी तरह जूही, माधुरी, प्रीति, रानी आदि भी उनकी फिल्मों में कहीं न कहीं सफ़ेद साड़ी पहने हुए रोमांस करती दिखेगी। यश चोपड़ा ने वीर ज़ारा फिल्म जब बनाई थी 2004 में, तो इसमें इसके गीत उन्होंने कहीं न कहीं से इसके गीत का संगीत मदन मोहन की पुरानी कुछ धुन थी जो प्रचलन में नहीं थी या कहीं पड़ी रह गई थी, उनका उपयोग करके बनाई। और फिर से क्रेडिट भी दिया उन्होंने कि ये मदन मोहन इसके मूल रचयिता थे और बाद में इनको डेवलप किया गया। देखिए गीतों की कितनी समझ थी। लता मंगेशकर को तो हमेशा वो कॉस्ट करते ही थे, अधिकतर लता जी को करते थे। और यश जी को चाय का बहुत शौक था, चाय और शायरी के साथ बैठकें करा करते थे। 2012 में अपने 80वें जन्मदिन पर एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू उन्होंने शाहरुख खान को दिया था। और ठीक इसके बाद फिल्मों का प्रेम का चितेरा या फिल्मों में प्रेम का चितेरा, किंग ऑफ रोमांस, डेंगू नाम की एक छोटी सी बीमारी से इस दुनिया को छोड़ के चला गया। आज बस इतना ही। नमस्कार, हरिशंकर शर्मा की ओर से।